नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में फायरिंग करते दिख रहे सोनू उर्फ यूनुस को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिन में जब पुलिस टीम उसे गिरफ्तार करने गई थी तो उस टीम पर पथराव किया गया। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 नाबालिग भी हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आज कहा कि कुछ दूसरे आरोपियों की भी पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि हिंसा के सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने माना है कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकाली गई। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को क्राइम ब्रांच की 14 टीमें जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल संदिग्धों को कुछ इस तरह पकड़ती नजर आईं। एक एक कर कई संदिग्ध पकड़े गए, लेकिन पुलिस जब एक वायरल वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे सोनू चिकना का पता लगाने के लिए उसके घर पहुंची तो उसके घर वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पथराव में एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गया। इस बीच जो दूसरे आरोपी पकड़े गए हैं उनके घर वाले उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। अभी ये पता तो है नहीं किस लिए गिरफ्तार किया। अब इसलिए कि हम लोगों ने ना क्राइम करा ना कुछ करा, बस हम रथ यात्रा में थे। भाई हम हिंदू हैं, हम अपना पूजा करेंगे। अब इस वजह से करा होगा। उनका अरेस्ट अब इससे कुछ बोल नहीं सकते। अब जब यहाँ से अपने रथ यात्रा अपने घर की तरफ गए और वहाँ उनके पसार हो गए और एकदम से पत्थर बरसने लगे, तो अपने बचाव के लिए तो कुछ तो करेंगे। उन्होंने पथराव किया था। पथराव करना ही पड़ेंगे अपने बचाव के लिए। आप खुद तो पत्थर नहीं खाओगे ना, खुद भी तो हाथ में कुछ लोगे अपने बचाव के लिए, तो ये क्या गुनाह है? क्राइम ब्रांच के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम भी मौके पर गई, जिसने कई घरों और सड़क पर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। घरों की छतों पर पानी की टंकियों के ढक्कनों को खोलकर देखा गया। जिस मस्जिद के बाहर झगड़े की शुरुआत हुई उस मस्जिद में भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट 1 घंटे जांच पड़ताल करते रहे। जिन गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई उनकी भी जांच हुई। मैंने यहाँ खड़ी करी। जब मैं घर से आया सुना मैंने झगड़ा हो गया, तो मुसलमानों ने दंगों में मेरी गाड़ी मेरे सामने ही तोड़ रहे। अगर मैं अपनी गाड़ी बचाने जाता तो वो हमला मुझ पे भी हो सकता था। सिर्फ मैं अपनी गाड़ी को दूर खड़े टूटा हुआ देख रहा था और सब लोग कोई पत्थर मार रहा, कोई तलवार मार रहा, कोई कुछ मार रहा। और गाड़ी के अंदर मैं अपने जब 4 बजे ड्यूटी करके आया था, इसके अंदर 2-2.5 हज़ार रुपया काम करा था दिन भर का, वो पैसे उठा के ले गए। मस्जिद में झंडा फहराने की कोशिश की बात गलत है। पुलिस के मुताबिक दोनों समुदायों के लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो लोग हिंसा में शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। एफआईआर पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, आने जाने वाली गलियां बंद कर दी गई है। हर तरफ सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो दंगा खेलने पर उतारू हैं? जहांगीरपुरी में अब भी माहौल तनावपूर्ण है। लोग शनिवार को हुई हिंसा को याद कर सहम जाते हैं। अकबर, फायरिंग की आवाज़ सुनी थी आपने? जी, आवाज़ तो आ रहा था काफ़ी, पर मैं ये नहीं देखा कहाँ से हो रहा है, कौन चला रहा है। मैं अपने घर के अंदर छुप गया डर के मारे। अच्छा। बेकार है, कोई पथवार कर रहे हैं, किसको क्या लग जाए। मेरे बच्चे हैं, बीवी है, तो घर का मैं अकेला ही हूँ, इसलिए मैं इतने कुछ देखा नहीं, उतना वो किया नहीं। मैं घर के अंदर अपने घुस गया। जहांगीरपुरी में तनाव भरे माहौल के बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के दूसरे संवेदनशील इलाकों में भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो भयानक दंगे हुए थे, उन दंगों की जांच को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बार बार फटकार लगाई थी। अब ये उम्मीद की जाए कि हिंसा के इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच सही दिशा में होगी, जिससे ये साफ हो कि इस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की, जिसका आज 54वां दिन है। यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर माइकोलॉव में कुछ दिनों पहले रूस ने क्षेत्रीय सरकारी इमारतों पर रॉकेट से हमला किया था। इस हमले में कम से कम 33 लोग मारे गए थे। यूक्रेन पहुंचे हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह आज उसी बिल्डिंग के पास पहुंचे और वहां का जायजा लिया। ये मिकोलाइव रीजन का गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। 29 मार्च को रूसी हमले में ये इस तरह तबाह हुआ। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त 200 लोग यहाँ काम कर रहे थे, 36 लोगों की मौत हुई। और ये जो है बिल्डिंग रूसी हमले में जिस तरह की तबाही हुई उसका एक प्रतीक है। ये शहर जो मिकोलाइव है दक्षिणी यूक्रेन का बहुत ही अहम शहर है और यहाँ रूस हमलों के ज़रिए इस शहर पर कब्ज़ा चाहता है। इस शहर पर कब्ज़े के पीछे रूस की दो मंशा है। एक मंशा तो ये कि ये पोर्ट सिटी है और ये पोर्ट सिटी की वजह से इसका अपना व्यापारिक महत्व है। तो इस पर अगर कब्जा हो जाता है रूस का तो वो व्यापारिक तौर पे यूक्रेन को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरा इसका सामरिक महत्व है। सामरिक महत्व इस बात के लिए क्योंकि ये जो शहर है ये खेरासॉन से लगता हुआ इलाका है और खेरसन में जिस तरीके से रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है वो चाहता है कि इस शहर पे इस पे कब्जा करके आगे जो है वो ओडेसा की तरफ बढ़े। ओडेसा को पहले से ही उसने जो समुद्री रास्ते से घेर रखा है, उस पे मोर्चेबंदी कर रखी है। ओडेसा से ही जो एक मिसाइल अटैक है उसमें रूसी पोत को तबाह किया यूक्रेन ने और उसके बाद से रूस की तरफ से लगातार उसका बदला लेने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह की आशंका यहाँ यूक्रेन में जताई जा रही है कि रूस जो है वो और ज़्यादा गहरे अटैक करेगा। जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त भी यहाँ शेलिंग की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ रही है। और ये यहाँ पे जो एक सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया है कि 30 किलोमीटर दूर ये शेलिंग जो है वो चल रही है। और जो एक्टिव वॉर जोन है वो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे जो लड़ाई है काफ़ी गंभीर इसलिए है क्योंकि शहर जो है वो उसकी काफ़ी बर्बादी हो चुकी है। और जो 5 लाख की आबादी वाला जो शहर है यहाँ से तकरीबन 2.5 लाख की आबादी तो निकल चुकी है। 50,000 को और इवैक्यूएट किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। 2 लाख के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ से निकलना नहीं चाहते, कतिपय वजहों से वो यहीं पे रहना चाहते हैं। और ये हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि किस तरह से देखिए पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऊपर से लेकर नीचे तक गिर गया। और इस हमले में 36 लोगों की मौत हुई। 29 मार्च को ये हमला किया गया था। तो जो मिकोलाइव शहर है जो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही इसका सामरिक महत्व है और बहुत ही इसका जो एक व्यापारिक महत्व है वो भी है। जो ओडेसा का जो बंदरगाह है और उसी के साथ साथ ये जो मिकोलाइव है इसका बंदरगाह, ये 2 अहम बंदरगाह हैं यूक्रेन के पास। और इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा जो व्यापार है समुद्री रास्ते से वो होता है। यहाँ एक एल्युमिनियम प्रोसेसिंग जो संयंत्र है वो भी है, वो काफ़ी अहमियत रखता है। और यहाँ अगर कब्ज़ा हो जाता है रूस का तो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी, ख़ासतौर पे क्रीमिया और इस खेरसन और मिकोलाइव के सहारे अगर रूसी सेना लैंड रूट से पहुंचती है ओडेसा की तरफ तो ये पूरा का पूरा गलियारा जो है वो उसके कब्जे में होगा। और इससे यूक्रेन का जो समुद्री संपर्क है वो कट जाएगा। और जब समुद्री संपर्क कट जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि व्यापार पे कितना नुकसान पहुंचेगा और सामरिक तौर पे किस तरीके से नुकसान पहुंचेगा, किस तरह की क्षति उठानी पड़ेगी यूक्रेन को। इसलिए यूक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ लड़ रही है यहाँ से। और जैसा कि आपको पता है कि जो ओडेसा से ही जो नेपच्यून मिसाइल के जरिए रूस के जो जंगी पोत है, रूस के जंगी पोत को तबाह किया गया, मॉस्कोवा को तबाह किया गया। और उसके बाद से रूस लगातार बदले की कोशिश में है, बदले के मौके की तलाश में है और इसलिए लगातार इन शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। मरियोपोल एक और शहर है जिस पर रूस जो है वो उसको नस्तनाबूद कर चुका है। तकरीबन 90% शहर जो है वो बर्बाद हो चुका है। इस तरह से यूक्रेन की तरफ से इस तरह की जानकारी दी जा रही है। और वहाँ जो लोग हैं वो बहुत कम तादाद में बचे हैं। तकरीबन 1000 से 1200 यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो अभी भी फाइट देने की कोशिश कर रहे हैं। रूस लगातार कह रहा है कि वो हथियार डाल दें और उनको जो सुरक्षित एक सेफ पैसेज जो है वो दिया जाएगा। लेकिन यूक्रेन की सेना हथियार डालने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति
अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पुलिस पहले से ही सतर्क है। लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र सरकार नई गाइडलाइन लाने जा रही है। इसमें गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि लाउडस्पीकर मुद्दे पर राज्य के डीजीपी सभी पुलिस आयुक्तों से मिलकर चर्चा करेंगे और एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी। लेकिन इस बीच नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने लाउडस्पीकरों के लिए नई नियमावली जारी कर बीजेपी को नाराज कर दिया है। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का विवाद हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि लाउडस्पीकर को लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। राज्य के पुलिस महासंचालक और मुंबई के कमिश्नर ये दोनों मिलकर बैठकर एक निर्णय लेंगे, गाइडलाइन तय करेंगे और ये गाइडलाइन अगले 1-2 दिन में इशू होगी और उसी के तहत सबको इसकी अमलबजावनी करना है। लेकिन इस बीच नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने लाउडस्पीकर की नई नियमावली जारी कर बीजेपी को नाराज कर दिया है। खासकर मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में अजान के समय लाउडस्पीकर पर भजन की पाबंदी का आदेश। जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। किसी को यदि हनुमान चालीसा का पठन पाठन करना है तो वो इस समय में जो है वो रितसर जो परमिशन है पुलिस आयुक्त की वो ले ले और उसमें ये कंडीशंस को छोड़ करके परवानगी दी जाएगी। शहर और राज्य में तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखना और भड़काऊ पोस्ट डिलीट करना भी शुरू कर दिया है। कुछ पोस्ट के अकाउंट डिलीट करने के लिए संबंधित सोशल मीडिया कंपनी को पत्र भी लिखा गया है। तो पूरी कोशिश महाराष्ट्र सरकार की है कि राज्य में कहीं भी धार्मिक हिंसा या तनाव न भड़के और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसकी तरह जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। जनरल मनोज पांडे मौजूदा थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। अभी वो थल सेना के उप सेनाध्यक्ष हैं। जनरल पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले ऐसे अफसर होंगे जो थल सेना के प्रमुख बनने जा रहे हैं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।